गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज का हमारा नया चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल होता है जो दो पिंडों के बीच में कार्य करता है। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखते पहले और फिर आगे हम गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि मनुष्य ने सदैव से ये आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। उसको हमेशा से था कि ये जो ग्रहों की गति होती है तो वो किस तरीके से होती है। ये निश्चित एक कक्षा में ही गति करते हैं, बट किस फोर्स के कारण ये एक निश्चित कक्षा में चलता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक टॉलमी आए और टॉलमी ने द्वितीय शताब्दी में बताया कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में स्थित होती है तथा बुध, शुक्र, बृहस्पति तथा शनि इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी टॉलमी के अनुसार क्या था कि जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने का ग्रह जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो पृथ्वी के चारों तरफ लगाते हैं, और जो सौर मंडल होता है उसका केंद्र भाग कौन होता है? पृथ्वी होती है। मुख्य फोकस कौन होता है? पृथ्वी होती है, और उसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया था? वैज्ञानिक टॉलमी ने। टॉलमी के पश्चात कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी में बताया था कि सौर मंडल का सूर्य केंद्रित मॉडल दिया उन्होंने क्या बताया? जैसे टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी जो होता है वो सौर मंडल का केंद्र होता है, उसी प्रकार कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है और सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह कक्षा में गति करते रहते हैं। यानी टॉलमी के अनुसार क्या चल रहा था कि पृथ्वी जो था वो केंद्र भाग था और सारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और कोपरनिकस ने क्या बताया कि सूर्य केंद्र भाग होता है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। टॉलमी और कोपरनिकस के पश्चात केपलर नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रस्तुत किए। उनके अनुसार प्रथम नियम यह था कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। यानी क्या हुआ कि जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह गति करते हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ये था इनका पहला नियम। दूसरा था सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा था इनका कि सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी यानी r का घन, यानी घन का मतलब क्या होता है? क्यूब, और उस ग्रह के सूर्य के पारित परिक्रमण काल t के वर्ग यानी होता है स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा r का क्यूब और t का स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है। उपरोक्त जो परिकल्पनाएं थी ग्रहों की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल की व्याख्या करने में असफल रही। यानी हुआ क्या था कि टॉलमी ने अपना कथन कहा, कोपरनिकस ने अपना कथन कहा और केपलर ने अपना कथन कहा। इससे यह तो तय हो गया कि सूर्य जो होता है सौर मंडल का फोकस बिंदु होता है और सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, परंतु ये तय नहीं हुआ कि ये जो ग्रहों के चक्कर लगाने की प्रवृत्ति होती है ये किस बल से संतुलित होती है, किस बल के द्वारा ये कंट्रोलिंग होती है। तो इसके लिए क्या हुआ बाद में कि सन 1986 में न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक आए और न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस आकर्षण बल को ही उन्होंने सर्वव्यापी बल कहा और इस आकर्षण बल को ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। क्या कहा था न्यूटन ने? आपने वो तो कहानी सुनी होगी जिसमें है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे गार्डन में और अचानक उनके सर पर एक एप्पल आके गिरा और उनको यह बल का अनुमान पता चला कि कौन सा ऐसा बल है जो पृथ्वी की तरफ से सारी वस्तुओं पर लग रहा है, जिसको पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी तरफ सारी वस्तुओं को आकर्षित कर रही है। फिर उन्होंने इस बल की खोज की और उन्होंने बताया कि सारे ब्रह्मांड में जितने भी कण होते हैं वे दूसरे कण के द्वारा अपनी ओर आकर्षित किए जाते हैं। जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है? बॉल को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो पलट के वापस नीचे ही आती है। जब हम छलांग लगाते हैं
तो हम भले ऊपर उठते हैं परंतु हम वापस उसी अपने भार के अकॉर्डिंग स्पीड में अपन नीचे उतरते हैं। तो ये जो पृथ्वी की ओर गिरना होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल। और इसी बल को हमने क्या नाम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल। ये सर्वव्यापी होता है, प्रत्येक पिंड पर लगता है। ओके, नेक्स्ट है अपना टॉपिक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था क्या। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने कर दी। अब है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं। इनके अनुसार जो दो द्रव्य कण थे उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल यानी F, कणों के द्रव्यमान को हमने m से डिनोट किया है। m क्यों बोला द्रव्यमान को, क्योंकि द्रव्यमान को हम कहते हैं मास, और मास से हमने निकाल दिया m। ठीक है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दो द्रव्यमान मैंने लिखे हैं m इंटू m, दोनों का गुणनफल के समानुपाती क्या है, उसका आकर्षण बल। ठीक है, तो आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और अगली लाइन मैंने लिखी, तथा उनके मध्य की दूरी यानी डिस्टेंस के वर्ग यानी d का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो आकर्षण बल है F, वो d के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने क्या निकाला कि F जो होता है वो समानुपाती होता है m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि जो दो द्रव्यों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है वो दोनों द्रव्यों के या दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगला स्टेप होता है कि जब कभी हम ये सिंबल्स को हटाते हैं तो उसकी जगह बराबर लगाने के टाइम में साथ में एक कांस्टेंट आता है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगाया, F। जैसे ही मैंने बराबर लिखा तो कांस्टेंट आया G, तो F बराबर G, और वापस ये अपना जो इक्वेशन था वो मैंने पुट डाउन किया। ठीक है, यहाँ पे G का क्या मान होता है, G को मैं आनुपातिक स्थिरांक कहती हूँ, आनुपातिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहते हैं। इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। और ये जो स्थिरांक होते हैं कांस्टेंट होते हैं, इनके मान भी नियत होते हैं। तो जब हम G का मान रखते हैं, G का ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब ये कैसा आया G का मान, जब मैं इसका वज्र गुणा करती हूँ तो क्या पहुंचेगा, F के पास में d स्क्वायर पहुंच जाएगा, ये मैंने लिख दिया, और G m इंटू m। ओके, G का मान निकालना है तो मैंने आगे क्या किया, m इंटू m को इसके नीचे लेके चली गई, तो G बराबर क्या हो गया, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m इंटू m। ठीक है, तो यहाँ से देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में देखते हैं, दो द्रव्यमान है तो यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम बराबर किलोग्राम स्क्वायर। तो G का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुलना का उपयोग किया और G का मान परिकलित किया। G का वर्तमान मान्य मान क्या है, 6.673 इंटू 10 की घात माइनस का 11, और जो अभी आपने मान निकाला ऐसा ही मात्रक निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, इसके आगे का हम अगली वीडियो में देखते हैं।